Hello everyone. So class 12th, chapter number 3 and 4, that is मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, सबसे इजी चैप्टर्स माने जाते हैं पूरे सिलेबस में। लेकिन इसमें जो हाईएस्ट वेटेज वाला क्वेश्चन आता है दैट इज मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। और वो हमेशा देखा गया है पिछले कुछ सालों से वर्ड प्रॉब्लम आ रही है, स्टेटमेंट सम। तो बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो स्टेटमेंट है उससे इक्वेशंस कैसे बनानी है, उसमें आप फंसते हो। मेरे बच्चे, आपको मैक्सिमम जो प्रैक्टिस करनी है इन दोनों चैप्टर्स में वो है मैट्रिक्स मेथड। चैप्टर नंबर 4 का ये टॉपिक है जिसमें आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हो। मैक्सिमम आपने उसी चीज की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हर साल कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसका क्वेश्चन ना आया हो और वो आता ही वर्ड प्रॉब्लम। हो सकता है इस बार वर्ड प्रॉब्लम ना आए, स्टेटमेंट सम आ जाए, बट रिस्क क्यों लेना। आपके पास पहले तो एनसीईआरटी है, उसकी सारी वर्ड प्रॉब्लम कर लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है अगर आपके पास, उसकी वर्ड प्रॉब्लम कर लो। और अगर कोई रेफरेंस बुक है वहां से भी प्रैक्टिस कर लो वर्ड प्रॉब्लम, स्टेटमेंट सम। हो सकता है जितना आप प्रैक्टिस करोगे उसी में से कोई स्टेटमेंट सम आ जाए, लेकिन बहुत सारी स्टेटमेंट सम करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। मेन बच्चों की प्रॉब्लम ही यही है। देखो 5 मार्क्स का आना है, अगर आपकी एक भी इक्वेशन गलत हो गई सारे मार्क्स आपके कैंसिल। क्यों? इक्वेशंस ही गलत हैं तो फिर क्वेश्चन कहां से आपका सही निकलेगा। एक भी इक्वेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। जिस बच्चे ने इक्वेशन से सही बना दी ना, वो 100% 5 मार्क्स ले ही लेता है उस क्वेश्चन के। क्यों? मैट्रिक्स मेथड सबको आता है। अब जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए मैं यहां खड़ा हूं, मैं आपको सिखाने लगा हूं आज मैट्रिक्स मेथड। और जिनको आता है वो भी एक प्रॉब्लम करते हैं छोटी सी, जिससे उनका 1 या 2 नंबर चले जाते हैं। कैसे? प्रेजेंटेशन, पता ही नहीं कब क्या लिखना है, बस पता है मैट्रिक्स मेथड जल्दी से बनाते हैं, कोफैक्टर्स वगैरह निकालते हैं, हो जाता है। नो, प्रेजेंटेशन बहुत मस्ट है, स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए सारे स्टेप्स आपको डिटेल में लिखने। तो मैं आपको यहां पे आज मैट्रिक्स मेथड सिखाने वाला हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैट्रिक्स मेथड ही सिखाऊंगा, बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से कर लेने चाहिए, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन शुरुआत में मैट्रिक्स मेथड से कर रहा हूं और ये मान के चल रहा हूं ये दोनों चैप्टर्स, चाहे कितना भी बच्चा मस्त बच्चा हो, पढ़ाई नहीं करता, और ये 2 चैप्टर बच्चा जरूर कर लेता है 12th क्लास में। ठीक है, तो पहले 2 मैंने चैप्टर करवा दिए, आज 3rd और 4th मैं स्टार्ट कर रहा हूं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से शुरुआत करेंगे और सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है इसको थोड़ा टॉलरेट कर लेना। कुछ दिनों से लेक्चर्स भी नहीं बना पाया था, आपको मैंने एक छोटी वीडियो बना के मैसेज भी दिया था। अभी भी तबीयत खराब है, लेकिन लेक्चर्स नहीं बनाऊंगा, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा टाइमली, जो मैंने आपको कहा है कि मैं यहाँ कंप्लीट करूंगा। यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है आप ध्यान से देखें, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये दोनों चैप्टर 10 मार्क्स के हैं। रिलेशन फंक्शन बताओ कितने मार्क्स के हैं, आपको पता होना चाहिए। रिलेशन फंक्शन मैंने आपको समझा रखा है, रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ, ठीक है, ये दोनों की जो वेटेज है 8 मार्क्स की। और ये दोनों चैप्टर्स मैंने आपको एकदम डिटेल में करवा दिए विद एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये जरूर कर लेने। आईटीएफ के ग्राफ रहते हैं, ये मैं आपको जरूर कराऊंगा, लेकिन पहले जितना कंटेंट मैंने कराया उसको परफेक्ट कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद ये दोनों चैप्टर हमारे 10 मार्क्स के हैं, हर बच्चा 10 मार्क्स ले ही लेता है। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था फाइनल वाला, उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी थी मार्क्स की, वो मैं आपको यहां बता दूं। मैट्रिक्स में 3 मार्क्स का ही क्वेश्चंस आए थे, और जिसमें तीनों एमसीक्यू थे, ठीक। और डिटर्मिनेंट में 2 एमसीक्यू आए थे और एक 5 मार्क्स का। कौन सा 5 मार्क्स का? वही मैट्रिक्स मेथड, स्टेटमेंट सम था, वर्ड प्रॉब्लम थी, इक्वेशंस बनानी थी आप। तो टोटल ये 7 का था, तो 7 और 3 ये 10 मार्क्स के दोनों चैप्टर्स। इतना ही वेटेज इस साल भी है, कोई बदलने नहीं वाला, और डिस्ट्रीब्यूशन भी लगभग इतनी ही होगी। ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 नंबर वो बढ़ा सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, 4 का कर देंगे इसको, फिर 6 का कर देंगे, 5 का कभी नहीं होगा। इसको 4 और 6 कर सकते हैं मैक्सिमम, टोटल है 10 नंबर। बहुत इजी चैप्टर्स है, रिस्क बिल्कुल मत लो। पिछले साल बहुत से बच्चे मैथ्स में फेल हुए थे, तो बच्चा फेल नहीं होना, आपको मैं जो पढ़ा रहा हूं बस उतना ही कर लोगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन करना आपको है, ठीक। तो शुरुआत करते हैं हम मैट्रिक्स मेथड की, जो कि बहुत इजी है।
कोई डिफिकल्ट नहीं। मैट्रिक्स मेथड बेसिकली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। बैकग्राउंड हमें अभी जानने की जरूरत नहीं है, हमें मेथड सीखना है और एग्जाम में क्वेश्चन हमें बनाना है, ठीक है। आज इक्वेशंस ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख रखी हैं, उसकी हेल्प से पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बाकी जो वर्ड प्रॉब्लम है दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, क्योंकि मैं हो सकता है यहाँ 10, 15, 20 वर्ड प्रॉब्लम करवा दूं, कोई फायदा नहीं। वर्ड प्रॉब्लम आपको खुद से करनी है, खुद से ही स्टेटमेंट्स हमको रीड करके इक्वेशंस बनानी। हाँ, कुछ चैलेंजेस, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट यू कैन डिस्कस विद मी। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके, तो मेरे बच्चे मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले आपको जो 3 इक्वेशंस दे रखी होती हैं उनको आपको इस फॉर्म में लिखना होता है, ए एक्स इक्वल टू बी। अब इसमें ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, ये सब मैं बताऊंगा जब मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। फिलहाल जो इक्वेशंस है उनको इस तरह से लिखने। अब इस तरह से लिखने के बाद 3 कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक। अब वो कंडीशंस क्या है मेरे बच्चे, सुनिए। आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसमें रहता है सॉल्व करो, और वो सॉल्व हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन आता है। लेकिन कई इक्वेशंस ऐसी होती हैं आप सॉल्व करेंगे तो उसमें सॉल्यूशन नहीं निकलता, यानी वो नो सॉल्यूशन होता है, जिसमें आप सिस्टम को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। या फिर कई इक्वेशंस आती हैं जिसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। आपने 10th में भी तो पढ़ा, 3 कंडीशंस होती हैं जब भी आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हो, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सेम बच्चे यहां भी होता है, क्लास 12th में भी जब आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो 3 कंडीशंस होती हैं। 10th में क्या था, a1/a2, b1/b2, c1/c2, इन तीनों को देखते हुए हम कंडीशन याद रखी है। यहां पर भी आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। क्वेश्चन यूनिक का आना, लेकिन जो एमसीक्यू या फिर कोई 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है इनकंसिस्टेंट पे कोई क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, बट जितना भी आप करोगे उसमें इनकंसिस्टेंट की अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। तो इसलिए 3 कंडीशन जो मैं लिख रहा हूं इनको याद कर लेना है, टिप्स पे कर लेना है, ये याद होनी चाहिए कंडीशंस आपको। हो सकता है एमसीक्यू या 2 नंबर में कंडीशंस के बारे में कुछ पूछा जाए आपको। देखो पहली कंडीशन क्या है, जो ये ए मैट्रिक्स होगी ना, आपने इसका डिटरमिनेंट निकालना है, और अगर ये 0 नहीं आता है, ठीक है, नॉन जीरो आता है, अगर ये 0 नहीं आता डिटरमिनेंट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आती है, तब आपको बोलना है देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब जो इक्वेशंस हैं वो कौन सी इक्वेशंस हैं यहां पर, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस। वो क्या होती हैं जिनमें कांस्टेंट टर्म रहती हैं, सारी 0 नहीं होती, सारी 0 कांस्टेंट टर्म सारी अगर 0 हो जाए ना, एक्स वाई जेड वाली बिना जो कांस्टेंट टर्म्स होते हैं अगर वो सारी 0 हो जाए तो उनको होमोजेनियस कहते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नॉन होमोजेनियस, ठीक। यानी मैं बी की बात कर रहा हूं, बी है कांस्टेंट मैट्रिक्स, इसमें कोई ना कोई नंबर होंगे, सारे 0 हो जाए तो ये होमोजेनियस हो जाती है। तो आप नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो क्लास 12th में। सो इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0 देन द गिवन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस, जो आपको सिस्टम दिया है वो नॉन होमोजेनियस का सिस्टम दिया है। गिवन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब सॉल्यूशन निकल रहा है, चाहे एक निकल रहा हो चाहे बहुत सारे निकल रहे हो। The given system of non-homogeneous equations is consistent and has unique solution and has unique solution। तो ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0 होता है। और फिर सॉल्यूशन कैसे निकालना है, सॉल्यूशन निकालते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ये बना कैसे x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये भी मैं क्वेश्चन सॉल्व जब करूंगा बताऊंगा, और इसको लिखना होता है, ठीक है, कैसे बना उसको दिखाना होता है। पहली कंडीशन ये। अब देखो दूसरी कंडीशन है जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा, उस टाइम पे यूनिक सॉल्यूशन तो कभी नहीं है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया, यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। फिर जहां तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। उसको कैसे क्लियर करेंगे, उसको इस तरह से क्लियर करेंगे, जैसे मैं 10th की बात करता हूं, क्लास 10th में क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये जो दोनों रेशियोज थी, अगर ये नॉट इक्वल आए, क्या है, नॉट इक्वल, तो यूनिक सॉल्यूशन था। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो फिर हमें C1/C2 भी निकालना पड़ता था, उस पर डिपेंड करता था कि कैसे सॉल्यूशंस आ रहे हैं, नो आ रहे हैं कि इनफाइनाइट आ रहे हैं। तो अगर आप C1 और C2 भी निकालते और ये तीनों बराबर आ जाते तो उसको इनफाइनाइट बोलते थे,
और अगर दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं आ रहा तो उसको नो सोल्यूशन बोलते थे। क्लियर हो गया? ऐसा ही यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो यूनिक सोल्यूशन तो ये होगा ही नहीं, यूनिक सोल्यूशन तो कभी नहीं होगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ 0 आ गया तो क्या होगा? नो या इनफिनिट। उसके लिए आपको एक चीज फाइंड करनी पड़ेगी, एडजॉइंट ए। इनवर्स तो निकलेगा नहीं क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, इनवर्स तो निकलेगा नहीं। तो आपको एडजॉइंट ए निकालना है और उसको बी से इंटू कर देना है, बी ये वाली मैट्रिक्स। और अगर ये भी 0 आ गया तो तब हमारे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट ही होगा क्योंकि सॉल्यूशंस निकल। तो ऐसा दोनों अगर 0 आ रहे हैं तो आप लिखेंगे देन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज व्हाट? कंसिस्टेंट, is consistent and has what? Infinite many solution, infinite many solutions, full stop. The next is अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ रखा है और ये वाली जो टर्म है एडजॉइंट ए इंटू बी इट इज नॉट 0, देन the given system of equations कौन सी? नॉन होमोजीनियस। गिवन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस इज inconsistent and has no solution, फुल स्टॉप। तो आपको इनफिनाइट या नो सॉल्यूशन नहीं निकालने हैं, नो तो निकलते ही नहीं है, इनफिनाइट भी नहीं निकालने। बड़ी कंडीशंस अगर याद नहीं है तो तुम फंस सकते हो, नंबर तुम्हारे कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं। तो इसलिए ये कंडीशंस तुम अच्छे से कॉपी पे लिख लो, इनको याद कर लो। इज इट क्लियर? चलिए अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे यूनिक सॉल्यूशन निकाले जाते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालनी है, पूरा डिटेल मैट्रिक्स मेथड आपको मैं समझाने वाला। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। 11th क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज का। ठीक, तो ध्यान से समझना है। इक्वेशंस आपके सामने हैं, आपने एग्जाम में इन इक्वेशंस को लिखना है। जैसे ही आप जैसे ही आप इन इक्वेशंस को लिखेंगे उसके बाद आपने इनको पहले मैट्रिक्स मेथड में लिखना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट, थोड़ा उठाना पड़ेगा। हेलो जी सर, नमस्कार। जी सर, आज है क्लास। ओके, सॉरी, कॉल था, जरूरी था इसलिए उठाया। आई होप आप डिस्टर्ब ना हुए होंगे। ध्यान दो मैट्रिक्स मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है? यहां पर आपने ऐसे एक डिब्बा बनाना है, दैट यू नो, मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं और इसके अंदर ये कोफिशिएंट्स लिखने हैं इसके। ठीक है, जैसे एक्स के कोफिशिएंट आपके यहाँ पे कॉलम में आ जाए, जैसे इसका एक्स है 2, इसका कोफिशिएंट है 1। यहां ध्यान दो एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 लिखना है। यहां पर y के लिखेंगे कॉलम में y, ठीक है, उनकी पोजीशन पे ही लिखें। यहाँ -2, यहाँ y है 3। यहाँ फिर z के लिखेंगे, z हमारा यहाँ 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे तुम्हारा है -5। इसके साथ मल्टीप्लाई में वेरिएबल वाला मैट्रिक्स लिखना है x y z। कल को वेरिएबल बदल सकता है, u v w हो जाए तो घबराना नहीं, तुम वो वाले वेरिएबल लिख लेना, इसका कोई रोल नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, एंड में इसी वैल्यू में निकालनी। तो इस सिस्टम को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ऑफकोर्स आप देखें जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन बन जाएगी, और क्योंकि ये किसी के इक्वल है तो यहाँ पर 1 3/2 और 9 लिख लेंगे। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, और बहुत से बच्चे इस स्टेप को लिखते ही नहीं है, तो ये स्टेप आपको लिखना होता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद इसकी नेमिंग करनी होती है। यहां पर आप बोलेंगे कि हमने जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है इसका नाम ए रख लिया, 2 1 1 1 -2 -1 0 3 एंड -5।
और एक बार रीचेक कर लेना कहीं कुछ गलत ना लिख दे, क्योंकि एक भी एरर हो गया ना पूरा क्वेश्चन बेकार, नंबर ही नहीं मिलेंगे, क्या फायदा। 2 1 1, फिर आ गया 1 -2 -1, फिर आ गया 0 3 एंड -5, बिल्कुल सही चल रही। वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है, इसका एक्स वाई जेड रख लेंगे, कैपिटल एक्स नाम रख दिया, वो जो कांस्टेंट टर्म की है उसका नाम बी रख लेंगे, ठीक। इनका कोई रोल नहीं है, इस बी का कोई रोल नहीं है, इस एक्स का कोई रोल नहीं है, रोल सारा इसी का, इसी से सब कुछ हमें पता लगेगा। तो अब हम पता क्या लगाएंगे यार, जिन इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं ये कौन से सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ये कैसा सिस्टम है, तो हम इसके लिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आई होप आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, है ना। रो 1 रो 2 रो 3 या किसी भी कॉलम से आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। मैं इसको रो 1 से एक्सपैंड कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने लिखा 2, ठीक है, तो ये रो गया, ये कॉलम गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ये आ गया 5 2 10, ठीक है, माइनस ये फॉर्मूले का रहता है बीच में, ठीक है, ये आ गया 10 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3, तो ये +3 हो गया। उसके बाद -1 प्लस माइनस प्लस साइन होते हैं, यहाँ पहुंच गया मैं, ये रो गया, ये कॉलम गया, ये रो गया, ये कॉलम गया, 1 को -5 से किया, -5 आएगा, बीच में माइनस फॉर्मूले का, ये रो गया, ये कॉलम गया, इसको कर दिया, इसको इससे करना, 0 आ गया, ठीक। फिर लास्ट में है +1 लिखना है, फिर यहाँ पहुंच गए, फिर ये रो गया, कॉलम गया, रो गया, कॉलम गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, 3 - 0, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप मुझे बताएं, मैं आपको ये भी सिखा दूंगा, बट मैं मान के चल रहा हूँ यार योर 12th क्लास कहीं ना कहीं आपने सीखा है। और इन केस आपको ये कुछ भी नहीं आता है, एबीसी नहीं पता मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की, मैंने डिटेल में हर एक एक्सरसाइज, हर एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वो लेक्चर्स देख लेना अगर छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी होंगी, ठीक है। तो चलिए इसको करो मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ गया 13 माइनस यहाँ पे +5 आ गया और ये 3 हो गया, इसको करेंगे, ये आ गया 26 8, ये आ गया 34। अब आपने देखना है कि ये जो है ये जीरो आया कि नॉन जीरो आया, तो 34 जीरो कि नॉन जीरो, नॉन जीरो। जैसे आपको पता चला नॉन जीरो तो आपने सॉल्यूशंस के बारे में बताना होता है, उसके भी मार्क्स होते हैं। अब आगे बच्चे करते हैं ना, आगे सीधा सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करते हैं, फिर कहते हैं यार मेरे तो फुल नंबर बढ़ रहे थे, कहाँ से कम हो गए। ऐसी छोटी छोटी चीजों से कम होते हैं जब आप स्टेप्स नहीं लिखते हो। तो यहां पर आपको लिखना है सिंस determinant of a not zero, therefore given system of what, non homogeneous equations is consistent and has unique solution। यानी वही जो 3 कंडीशंस लिखवाई ना उनको यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा कैसे। अब वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला आपने तैयार करना होता है ऐसे, ax = b आपने लिखा हुआ था, ax = b। सर ये कहां से आया, अरे भाई देखो ना, ये a है, ये x है और ये b है, देखो नाम लिखा है a x और b, ये a है, ये x और b, तो इसी चीज को हमने ऐसे लिख लिया, ax = b। अब मुझे x निकालना होता है, ऐसा नहीं होता कि आप a को उधर ट्रांसफर करें तो a इनवर्स हो जाता है, ये कोई नंबर नहीं है, ये मैट्रिक्स है। तो इसका एक तरीका है, दोनों तरफ आप a इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्री मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लाई करके, तो आपको पता ना चाहिए a इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, और उसके बाद x इंटू आई, एक्स आ जाएगा a इनवर्स इंटू बी। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला बन गया x को ढूंढने का, जो हमारा काम है x y z की वैल्यू को निकालना, और वो x मैट्रिक्स के अंदर छुपे हुए हैं, तो मैंने x मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल ली है a इनवर्स इंटू बी। तो यहां से अब हमें ये पता चल रहा है कि यार मुझे उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो अब आप इनवर्स सीखने वाले हो कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। जैसे मैं निकाल रहा हूं वैसे ही निकालना, आपका टाइम भी सेव होगा, थोड़ा सा आपको ईजी भी लगेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इनवर्स निकालने के लिए तुम्हें एक मैट्रिक्स चाहिए होती है जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। उसका नाम आप सी रख लो और इसके अंदर आप कोफैक्टर्स डालेंगे। फिलहाल मैं कोफैक्टर्स को सी से डिनोट कर रहा हूँ, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33। तो यहां पर
ये मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आपको बनानी है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं मैं इसी पोजीशन पे निकाल दूंगा। ये कोफैक्टर्स के साइन है, सिंबल्स हैं जो मैंने लिखे हैं। आपके एनसीईआरटी में जो सिंबल्स हैं इसके वो कैपिटल ए हैं, A11 A12 कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सी से भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने बोल दिया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स है तो समझ आए ये कोफैक्टर्स आ। अब इन कोफैक्टर्स के को निकालना कैसे, जल्दी से कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है मेरे बच्चे। जैसे C11 लिखा है तो आपने यहाँ लिखना है प्लस, और यहाँ पे आपने ऐसे ब्रैकेट रख लेनी है, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू डालूंगा और वो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये साइन होते हैं इसके, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, इतना आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, प्लस माइनस एंड प्लस। अब इसके अंदर कौन से नंबर्स आएंगे, हर एक एलिमेंट के अपने अपने कोफैक्टर्स आएंगे। तो मैं ये वाली मैट्रिक्स जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो अभी हमने लिखी है, क्या है 2 1 1 2 1 1। इनको नहीं लिखना नंबर्स को, नंबर्स के कोफैक्टर्स लिखने, ठीक है, 1 - 2 -1, 1 - 2 -1, उसके बाद 0 3 -5, ठीक है, 0 3 -5। एक बार रीचेक जरूर करें कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, तो ये चेक करके फिर आप आगे बढ़े। अब मैं कोफैक्टर्स लिख रहा हूं, ध्यान से समझे कोफैक्टर्स कैसे आपने लिखने हैं मेरे बच्चे। जैसे पहला नंबर है, साइन मैंने कोफैक्टर के पहले लिख दिए, फॉर्मूला आई होप आपको आता है। तो ये रो गया, कॉलम गया, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आ गया 10 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 आ गया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, +3 10 और 3 13 30, यहाँ पे 13 ऐसे डायरेक्ट लिखना, दैट्स ऑल। इतना आप लिख सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं करते। फिर ये आ गया, रो गया, कॉलम गया, -5, इसको मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, तो -5 आ रहा है, तो यहाँ पे -5 लिखते हैं। फिर आ गया प्लस, लास्ट वाला, रो गया, कॉलम गया, ये आ गया 3, फिर 0, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्लियर। अब इसका तो इस पोजीशन पे आ गया, ये गया, ठीक है, कॉलम और रो खत्म, ये गया, ये गया, इसको इससे किया -5। अगर ऐसे से आप नहीं कर पाए तो रफ में आप ऐसे लिख लें -5, अगर दिमाग में नहीं रख सकते, ठीक, जैसे मैं नहीं रख पा रहा हूँ मानो, तो मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, इसको इससे किया, -5 है ना, -5 और ये -3, -8 आ गया, यहाँ -8 लिख, फिर सेंटर वाला प्लस, रो गया, कॉलम गया, फिर इसको इससे किया -10, इसको इससे किया -10 और इसको इससे किया 0, तो -10 आ गया। अगर कोई डाउट हो तो फिर से चेक कर लो, बेटर है कि चेकिंग करना, नहीं तो गलत हो जाए, क्या फायदा। ये रो गया, इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, -10 ही आएगा। लास्ट आ गया -1, ये रो गया, कॉलम गया, इसको इससे किया, 3 दूने 6, ठीक है, ये गया 6 और ये 0 6 आ गया आपका। ऐसे ही लास्ट वाला प्लस, यहाँ पर आ गया 0 पे, 0 है ये, तो ये गया रो कॉलम, ठीक है, यहाँ गया -1 और +2, तो 1 आ गया यहाँ। उसका -1, यह आ गया -1 3, तो ये गया रो कॉलम, ये गया -2 -1 -2 -1, फिर से बताते हैं, ये गया -2 -1 -3, लास्ट है प्लस, फिर ये गया 2 2 4, ये गया 2 2 4 4 -1 -5, दैट्स ऑल। सारा काम जब बिगड़ता है वो कोफैक्टर में बिगड़ता है मैक्सिमम बच्चों को, क्या अभी भी हमने क्वेश्चन दिया था बच्चों को वो मिस्टेक्स भी अभी मैं बच्चों की बताऊंगा। सारा काम कहाँ बिगड़ा हुआ है, कोफैक्टर्स में। हो सकता है मैंने भी मिस्टेक की हो, बट बिल्कुल ध्यान से करना है, यहाँ कोई गलती नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है सर इतना हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो एक एक करके आप अलग से निकालो, है ना। ये इसको लिखो पहले, रो गया, कॉलम गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, आराम से 9 कोफैक्टर्स निकालो और उसके बाद आप डालिए इसमें वैल्यूज। तो हो सकता है आपको जो क्वेश्चन एग्जाम है वो 2x2 मैट्रिक्स का ही ना हो, सीबीएसई खुश हो जाए, 2x2 मैट्रिक्स डाल दिए, वो तो ज़्यादा आसान होता है, ठीक, करना मैट्रिक्स मेथड से होता। तो यहां तक हमारी बात चल गई कोफैक्टर्स कैसे निकालते। कोफैक्टर्स निकालने के बाद तुम्हारे पास एडजॉइंट आता है। अब तुम एडजॉइंट भी यहां पे सीखने वाले हो कि एडजॉइंट क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट शॉर्ट में लिखेंगे ADJ, ऐसे ए, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, ये होता है C ट्रांसपोज, C' मतलब ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या होता है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। जैसे रो है इसको कॉलम में लिख लेंगे, तो जैसे 13 आ गया, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक।
फिर आ गया रो, इसको कॉलम में लिख लेना, 8 आ गया है ना, माइनस माइनस प्लस ये कर लेना, आपने डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर आ गया -10, ठीक है, और लास्ट में आ गया -6, सॉरी। फिर लास्ट रो ये आ गया 1, उसके बाद आ गया 3, और ये आ गया लास्ट में -5। क्लियर हो गया? तो ये रो लास्ट कॉलम बन गई, दैट्स ऑल। तो ये तुम्हारे पास एडजॉइंट आ गया। फिर बात कर रही थी कि इनवर्स चाहिए, तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। और डिटरमिनेंट ऑफ ए हमने निकाला है 34। यहाँ भी एक बच्चा, मतलब बच्चे गलती करते हैं, एक छोटी सी गलती, पता क्या करते हैं? गलती ये करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, कर देते हैं। ये जो 1/34 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं करना, कभी भी नहीं करना, आपको बाहर ही रखना है इसको, ठीक है। चाहे सिंपल इनवर्स भी निकालना हो ना, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन ही नहीं है सॉल्व करने, सिर्फ इनवर्स भी निकालना हो तब भी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रखी है उसको आप बाहर ही रखिए। लेट अस सपोज ऐसा नंबर है, मानो यहाँ पर कोई नंबर है वो सबको डिवाइड कर रहा है, तो फिर आप मल्टीप्लाई कर दो। अब ये मल्टी अंदर करूंगा तो डिवाइड ही नहीं होगा, करेगा ये, है ना। तो इसको आपने बाहर ही रखना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अगर करना भी है तो। इसका भी आगे भी काम है ना, इस इनवर्स को हमने बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ही अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये सारी फ्रैक्शंस हो जाएंगी, तो बी से मल्टीप्लाई करने में कितनी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इसको बाहर ही रखो, इस मैट्रिक्स को हम पहले बी से करेंगे। बी से क्यों करना है? अरे भाई सोल्यूशन बनाया था ना हमने, ये देखो ना, ये सोल्यूशन बनाया, इनवर्स को बी से इंटू करना। अब हम बात करेंगे सोल्यूशन इज, क्या है फॉर्मूला? x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स ये रहा हमारा 1/34, इसको लिखना है आपने 13, 8, 1, 5 -10 3, 3 -6 एंड -5। और इसके साथ क्या लिखना है? बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कौन सी है? कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स, कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स, सॉरी कांस्टेंट वाली। तो वो ये है, क्या है? 1, 3/2 और 9। 1, 3/2 और 9, क्या है बोलो? 1, 3/2 और 9। तो सबसे पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, बाद में 1/34 आने देना। एक्स को फिलहाल ऐसे ही रखेंगे हम यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो विद कॉलम, जैसे 13 इंटू 1 13 आ गया, फिर 8 इंटू दिस, अब 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 से, ये कट जाएगा 4, 4 3 से 12 हो गया, ठीक। उसका ये लास्ट वाला इसके साथ +9 हो गया। फिर रो विद कॉलम, 5 को इससे किया 5 आ गया, फिर 10 को इससे किया, ये 5 5 दिए 15 आ जाएगा। फिर 3 को इससे किया 9 दिया 27 बन गया। फिर 3 को इससे किया 3 आ गया, रो विद कॉलम। 6 को इससे किया, इसने काटा -3, 3 दिया 9, 9 आ गया। ये सिंगल एलिमेंट बन जाएगा अभी, 9 5 45 45। अब इसको करना है सिंप्लीफाई, 1/34 करो सिंप्लीफाई। 12 9 21, 21 और 13, सर जी ये बन गया जी 34। तो सही लग रहा है मुझे 34। इसको करो, 15 में से 5 10, अब 27 में से 10 माइनस करो 7, 1 17, यहाँ पे 17 आ गया। उसके बाद इसको करो 9, ये 54, 54 में से 3 गए 52, 52 ही आ रहा है, ठीक है। 54 बनेगा, 54 में से 3 गए 50, नहीं 50 सॉरी 51, 54 में से, हाँ 51। अब ये 1/34 आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, दैट्स ऑल। एक्स मैट्रिक्स क्या थी? एक्स, वाई और जेड, 1/34 अंदर मल्टीप्लाई किया। पहला नंबर 34 था, इसके नीचे 34 आएगा। दूसरा नंबर 17 था, इसके नीचे 34 आएगा। तीसरा नंबर -51, इसके नीचे 34 आएगा। अब कीजिए ज़रा डिवाइड वगैरह, ऐसा करना होता है पूरा डिटेल में, फिर मार्क्स मिलते हैं। यहाँ 1 आ गया, इसको काटा 1/2 आ गया। ये 34 और 51 थोड़ा मैचिंग नहीं लग रहा है, तो मुझे लग रहा है मैंने कोई मिस्टेक कर दी है। 34 तो कटता ही नहीं इससे, है ना, बाकी कट जाके थे। 34 बात ही नहीं बनेगी, 1 से भी नहीं बनेगी, 2 से भी नहीं बनेगी, 2 2 2 2 2 2 3 से भी नहीं बनेगी। एनी हाउ मैंने मिस्टेक्स अगर की हैं, आप थोड़ा ध्यान रखना कि आप मिस्टेक ना करना, ठीक है। 34 किसी से भी नहीं जाता है, जस्ट अ मिनट, मिस्टेक चेक कर लेनी है, ठीक है, लास्ट में।
एनी हाउ ये देख लेना, मेरे से जो भी मिस्टेक हुई है आपसे नहीं होनी चाहिए। तो अगर हो सकता है यही आंसर हो, कैंसिल वैंसिल करके देख लेना। तो जितना भी मैंने आपको सिखाया है ये कंप्लीट मैट्रिक्स मेथड है, मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं, मिस्टेक करोगे क्वेश्चन पूरा गया। क्लियर? तो मेरे बच्चे ध्यान से आपने क्या करना है, जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हम आपको दिखती हैं मैट्रिक्स मेथड से करते जाओ उसको। क्लियर? तो आज का लेक्चर इसी पे था। आगे मैं और भी क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर्स के मिक्स करके करवाऊंगा, और जो लास्ट ईयर पेपर में क्वेश्चन आए थे वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से थे, किस तरह के आते हैं। ठीक? थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।